हेलो एवरीवन। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट पर 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है पार्ट 3 और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 के बाद से देखेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज इक्वल, जब ब्याज बराबर हो तो इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखो। A sum of rupees 1339 is divided into 2 parts such that the interest on the first part is 8% simple interest per annum and that on the other part at 5% simple interest per annum are equal. The interest on each part in rupees is, क्या बोला गया है कि रुपयों की एक राशि है 1339 जिसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर कितना ब्याज मिलता है 8% और दूसरे भाग पर कितना ब्याज मिलता है 5%। ठीक है, अब हमें निकालना है कि प्रत्येक भाग पर जो ब्याज है वो बराबर है, ये भी हमें दे रखा है। तो हमें प्रत्येक भाग पर जो इंटरेस्ट है कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होंगे ये वाले क्वेश्चंस? सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले ये देखो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। P इंटू आर अपॉन 100। P यानी प्रिंसिपल, R यानी सिंपल इंटरेस्ट या सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट और T यानी टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि दोनों पे जो इंटरेस्ट है, दोनों पर जो ब्याज है वो बराबर है। अगर पहले पे 1 है और दूसरे पे अगर 2 मान लें तो SI 1 पर जो है और SI 2 पर जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इससे क्या आ गया? इससे आ गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू P2 इंटू R2 इंटू T2 इंटू अपॉन 100। टी से तो डी कट जाएगा ना, क्योंकि टाइम इक्वल है। 100 से 100 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आएगा P इंटू R1 कितना है? पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8 इंटू 8। ठीक है, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5। ये आ गया। अब इससे एक रिलेशन निकालो। इससे क्या रिलेशन आएगा? P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 8। अगर P1 5 यूनिट के इक्वल है और P2 8 यूनिट के इक्वल है, इससे ये आ गया ना समझ में कि P1 और P2 का जो अनुपात है वो 5:8 के बराबर है। ठीक है, तो P1 प्लस P2 कितना होगा? 8 प्लस 5 कितना? 13। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? देखो चलो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1339। तो जो ये 1339 दे रखा है ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? ये क्या है? ये है रुपयों की राशि, द सम ऑफ रुपीज, यानी जो टोटल रुपए हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया। तो ये टोटल है ना, इसका मतलब ये 13 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, तो इधर से इस साइड आओ। ठीक, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1339। ठीक है, ये 13 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने P1 की वैल्यू निकाल ली। P1 किस यूनिट के बराबर हुआ? P1 यहाँ से बराबर हुआ 5 के। इस तरह से लिखो तो सही रहेगा। P1 किसके बराबर है? 5 के। ठीक है, 5 के। ये क्या है? ये P1 की वैल्यू है। तो P1 की वैल्यू क्या हो गई? 103। 103 इंटू 5 कितना आया? 15, 5 515। ये P1 की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले पार्ट पे निकालते हैं, क्योंकि हमें P1 की वैल्यू हमने निकाली है। P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। ठीक है, P1 कितना है 515, R1 कितना है, R1 है 8, और T कितना है पर एनम 1 साल अपॉन 100। ठीक है, ये कितना आया 8 पंजे 40, 8 चौक 12, ठीक है, 1 40 और 41 अपॉन 100, यानी 41.2। ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी 41.2। सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो, जो हमें टोटल अमाउंट दे रखा था वो कितना दे रखा था 1339, जिसको हमने दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि जो पहले भाग का इंटरेस्ट है जिस पर 8% इंटरेस्ट लग रहा है वो, और जो दूसरे भाग पर जिस पर 5% इंटरेस्ट लग रहा है वो, उन दोनों का जो ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो बराबर है। ठीक है, यानी SI का क्या फॉर्मूला होता है, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये SI का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो SI जो पहले पार्ट पे और SI जो दूसरे पार्ट पे है वो बराबर है। तो पहले पार्ट का SI क्या होगा, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। दूसरे पार्ट का SI क्या होगा, P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, T1 से T1 काटो, या T1 कितना है 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो P1 इंटू 8, R1 कितना है 8, R2 कितना है 5, तो इससे P1 और P2 के बीच का जो रिलेशन है वो मालूम हो गया, कितना 5/8, यानी P1 कितना है 5 यूनिट के बराबर और P2 कितना है 8 यूनिट के बराबर। तो P1 और P2 कितना हो गया 13। तो जो टोटल सम हमें दे रखा था 1339, ये किसकी वैल्यू है, ये 13 की वैल्यू है। और हमने क्या किया, हमने P1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ से P1 की वैल्यू कितनी आई 515। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट से इसलिए निकाला क्योंकि हमने P1 की वैल्यू निकाली। अगर हम P2 की वैल्यू निकालते तो हम सेकंड वाले पार्ट से निकाल लेते। ठीक है, सेम ही आता क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है दोनों का। तो P1 515 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। तो SI कितना आ गया, SI आ गया 41.2। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप पर ही वो ये वाला भी क्वेश्चन है। इफ ₹24,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for 4 years at 12% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 years at 16% per annum. The greater part is, ठीक है, यदि ₹24,000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर कितना ब्याज लगता है, पहले भाग पर प्रति वर्ष की दर कितनी है 12%, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 16% प्रति वर्ष दर के से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ग्रेटर पार्ट निकालना है कि ग्रेटर पार्ट कौन सा है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही कर लो। SI का फॉर्मूला हम लोगों को पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पहले भाग का साधारण ब्याज है वो दूसरे भाग के साधारण ब्याज के इक्वल है। ठीक है, पहला भाग कितना होगा P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। दूसरा कितना होगा P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। 100 से 100 कट गया। P1 की वैल्यू हमें नहीं पता, R1 की वैल्यू कितनी है 12,
T1 की वैल्यू कितनी है, 4 साल के लिए दिया गया। P2 की वैल्यू हमें नहीं पता। R2 की वैल्यू कितनी है, 16, और T2 कितने साल के लिए दिया गया, 2 साल के लिए दिया गया। ठीक है, 4 से 16 4 बार गया। ठीक है, 4 से 12 3 बार गया। ठीक है, तो P1 इंटू 3 कितना आ गया, P2 इंटू 2। तो यहाँ से P1 और P2 में रिलेशन आ गया, यानी 2:3 का। ठीक है, तो P1 किसके बराबर हो गया, P1 2 यूनिट के बराबर है और P2 3 यूनिट के बराबर है। और इस टोटल P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है, P1 प्लस P2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 24,000 दे रखी है। ठीक है, P1 प्लस P2 कितना आ गया, 5, और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24,000। ठीक है, हमें ग्रेटर पार्ट निकालना है, तो दोनों में से ग्रेटर पार्ट कौन सा लग रहा है, 2 या 3, 3 है ना ग्रेटर पार्ट, तो हम 3 की वैल्यू निकालेंगे, यानी हमारे पास P2 की वैल्यू आएगी। तो कितना हो गया ये, इससे काट दो, 5 चौक 20 और 8 40। ठीक है, इंटू करो, 0 0 8 3 24, 2 8 3 12 और 4, 14,400। ये ग्रेटर पार्ट की वैल्यू है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। समझ में आ गया सबको। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहे हैं, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स। ठीक है, फॉर 2 years, 5 years एंड 8 years एट 5%, 3% and 2.5% simple interest respectively. At the completion of each scheme, he gets the same interest. If the sum of all money is 11,700, then find the first part. ठीक है, एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 5%, 3% और 2.5 यानी 2.5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष, 5 वर्ष और 8 वर्ष के लिए धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना के पूरे होने पर उसे सामान्य ब्याज मिलता है। यदि सभी धन का योग 11,700 है तो पहला भाग ज्ञात करें। ठीक है, ये बोला गया है। तो देखो इसमें हमें क्या इक्वल दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखो, साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, यानी SI जो 1 है वो SI 2 के बराबर है और वो SI 3 के बराबर है। SI का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू R इंटू T। तो हम 1 का देख रहे हैं तो P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100, P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। ठीक है, P3 इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब R1 कितना है, R1 है 5 और T1 कितना है 2, तो P1 कितना हो गया, 2 इंटू 5, P2 इंटू कितना है 5 साल और कितने दर पर दिया गया, 3% के लिए, 5 इंटू 3। P3 कितना है 2.5% और T3 कितना है 5, 1 मिनट 8, कितना है 8। ठीक है, इंटू करो, P1 कितना आया 10, P1 इंटू 10 सॉरी, P2 इंटू 15 और P3 इंटू 20। इसको आप काट सकते हो, इससे 5 से काटो 2, 3 और 4। ठीक है, लिख लो, P1 इंटू 2 बराबर है P2 इंटू 3 के और ये बराबर है P3 इंटू 4 के। हम इन तीनों को काट सकते हैं लेकिन एक ही से काटना होगा तीनों को, तभी सही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इसे 2 से काट दिया, इसे 3 से काट दिया या इसे 5 से काट दिया। अगर आप 5 से काट रहे हो तो तीनों को 5 से काटो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसमें P1, P2 और P3 की वैल्यूज़ कैसे आएंगी। ठीक है, क्या करते हैं, अगर हम P1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो P1 की वैल्यू है उसे हटा दो। ठीक है, तो P1 कैसे आएगा, P1 की वैल्यू वाले को हटा दो और जो बाकी 2 वैल्यूज़ है उनको आपस में करो मल्टीप्लाई, यानी P1 की वैल्यू कैसे आएगी 3 इंटू 4, यानी 3 इंटू 4
यानी 12। P2 की वैल्यू कैसे आएगी, P2 वाली वैल्यू को हटा दो, 2 × 4 यानी 8। P3 वाली वैल्यू कैसे आएगी, P3 वाली वैल्यू को हटा के बाकी जो 2 हैं उनको करो मल्टीप्लाई, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 बचेगा। इसे फिर से आप 2 से काट सकते हो, 6, 4 और 3। तो P1, P2 और P3 किस अनुपात में है, 6, 4 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल मनी इज़ 11,700 रुपये। हमें पूरा जो धनराशि है, टोटल धनराशि है, वो कितनी दे रखी है, 11,700 रुपये। तो ये 11,700 रुपये इसमें किस यूनिट की वैल्यू है, ये इस पूरे की वैल्यू है 13 की। तो 13 की वैल्यू कितनी है, 11,700। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि पहले भाग को ज्ञात कीजिए, यानी जो पहले भाग यानी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है उसे निकालनी है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, P1। P1 किस यूनिट के बराबर है, 6 के बराबर है। 13 से काटो कितना आएगा, 900। तो P1 कितना आया, 900 × 6 यानी 5400। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए 5400। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। व्हेन अमाउंट इज इक्वल, अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन जब अमाउंट इक्वल हो तो इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अ वुमेन डिपॉजिटेड ₹1,25,000 in the bank account of his 2 sons whose ages are 12 years and 14 years in such a way that they will get equal amount at an age of 18 years. If the rate of interest was 5% per annum, then calculate the sum invested for younger son. ठीक है, 1 मिनट। एक महिला ने अपने 2 बेटों जिनकी उम्र 12 साल और 14 वर्ष है, उनके बैंक खाते में 1,25,000 रुपये इस प्रकार जमा किए कि उन्हें 18 वर्ष की आयु में बराबर राशि मिल जाएगी। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो छोटे बेटे के लिए निवेश की गई राशि कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो देखो इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि दे विल गेट इक्वल अमाउंट, यानी जब उनको ब्याज मिल जाएगा, जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे उसके बाद उनको इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट का मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल है और जो ब्याज है दोनों को मिलाकर ही तो अमाउंट बनेगा, यानी इक्वल अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो SI का क्या फॉर्मूला होता है, SI का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। हमने ये मान लिया। ठीक है, अब जो छोटा बेटा है, यंगर सन है, P1 और एक P2। ठीक है, या ऐसे रहने दो, अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो SI 1 कितना होगा, P1 × R1 × T1/100 और SI 2 कितना होगा, P2 × R2 × T2/100। ठीक है, 100 से 100 कट गया। ठीक है, जो P1 है प्रिंसिपल 1 है या सिंपल इंटरेस्ट 1 है, वो कितना आया, P1 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, R1 कितना है 5। ठीक है, और टाइम कितना है, आप टाइम देखो तो सिंपल इंटरेस्ट 1 के लिए यानी जो यंगर बेटा है, जो यंगर सन है वो कितने साल का है, वो 12 साल का है और इसे 18 वर्ष पर अमाउंट मिलेगा। तो कितने सालों का अंतर है, 6 सालों का अंतर है, यानी 6। ठीक है, और SI 2 कितना होगा,
P2 इंटू R2 सेम है 5 और T2 कितना है? जो एल्डर सन है वो अभी कितने साल का है? वो 14 साल का है और पैसा कब मिलेगा? 18 साल पर। तो कितने सालों का अंतर हो गया? ये हो गया 4 सालों का अंतर, तो इंटू 4। ठीक है, तो SI1 कितना हो गया? P1 इंटू 30 और SI2 कितना हो गया? P2 इंटू 20। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है, अब देखो, अब एक हिसाब से देखो कि जो अमाउंट होता है, इस तरह देखो, जो अमाउंट है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी मूलधन प्लस ब्याज। अगर मैं मूलधन को 100 मान लूं, ठीक है, अगर मैं मूलधन को 100 मान लूं, तो जो छोटा बेटा है, जो छोटा बेटा है उसे कितना अमाउंट मिलेगा? उसे कितना अमाउंट मिलेगा 18 वर्ष की आयु पर? जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा, कितना मिलेगा? उसे मिलेगा 100 प्लस 30%, यानी टोटल 130। इतने ही तो मिलेगा। और जो उनका एल्डर सन है, ठीक है, उसे कितना मिलेगा? उसे मिलेगा 100 प्लस 20%, यानी 120%। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? हमने 130 और 120 क्यों लिखा? क्योंकि हमें अमाउंट चाहिए, और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो अमाउंट होता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो यहाँ से P1 और P2 की कितनी वैल्यू हो गई? ये 130% और ये 120%। इतना अमाउंट मिलेगा। 0 से 0 काट दो, यानी P1 13, P2 12। तो P1 अपॉन P2 का रेशियो कितना हो गया? 12/13। P1 कितने यूनिट के बराबर है? 12, और P2 कितने यूनिट के बराबर है? 13। अब तुम देखो क्वेश्चन, ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा था? क्वेश्चन में हमें दे रहा था कि टोटल कितना रुपए है, धनराशि कितनी है? धनराशि है 1,25,000 रुपये। तो ये 1,25,000 रुपये किस यूनिट की वैल्यू है? 1,25,000 रुपये, ये 12 प्लस 13 यानी 25 की वैल्यू है। ठीक है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 25 यूनिट की वैल्यू हो गई 1,25,000। अब हमें किसकी वैल्यू पूछी है? हमें पूछी है कि उसके यंगर बेटे को कितना अमाउंट मिलेगा। तो यंगर बेटे का अमाउंट कितना है? यंगर बेटे का अमाउंट है 12। कितना? 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कितना हो गया? ये गया 5 बार 25,000, 5,000, तो 5,000 इंटू 12 कितना हो गया? 60,000 रुपये। कितने? 60,000 रुपये। यानी जो उसका यंगर बेटा है, जो उसका यंगर सन है, उसे 18 साल की उम्र होने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा? उसे मिलेगा 60,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन ए सही है, 60,000। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? अ सम ऑफ ₹75,900 इज डिवाइडेड into 3 parts and given at a loan at 10% simple interest to A, B and C for 2, 3 and 4 years respectively. If the amount of all
equal after their, if the amount of all three are equal after their respective period of time, after their respective period of time, period of loan, I'm so sorry, then A received a loan of, ठीक है, क्या बोला है कि रुपए की राशि कितनी है, 75,900 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है और क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के लिए ए बी सी को 10% साधारण ब्याज पर ऋण दिया जाता है। यदि ऋण की संबंधित अवधि के बाद तीनों की राशि बराबर है तो ए को कितना ऋण प्राप्त हुआ, ये देखते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें अमाउंट इक्वल दे रखा है। क्या दे रखा है, अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर दे रखा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एकदम सिंपल फॉर्मूले से, सिंपल टाइप से। तो देखो कैसे होगा, एग्जाम में जैसे सॉल्व होगा कैसे होता है कि हमें P1, P2, P3 किस उसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो जो P1 है उस पर कितना लोन मिला, 10% का, और कितने साल के लिए, 2 के लिए, कितना आया, 20%, ठीक है। P2 पे कितना लोन है, 10% का, कितने साल के लिए, 3, यानी 30%। P3 ने कितना लोन लिया, कितने % पे लोन लिया, 10 पर, और कितने साल के लिए, 4, यानी 40%, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, हमें अमाउंट इक्वल दे रखा है, अमाउंट इक्वल दे रखे हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या इक्वल होगा, यहाँ पे 120% हो जाएगा, 130% हो जाएगा और 140% हो जाएगा, जो इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। यानी 0 से 0 गया, ठीक है। तो P1, P2, P3 कितना आया, 12, 13 और 14, ठीक है। ये इनटू आए हैं 12, 13 और 14, या इनको इस हिसाब से लिखो, P1 इंटू 12 इक्वल्स टू P2 इंटू 13 और इक्वल्स टू P3 इंटू 14। अब हमें P1, P2 और P3 की वैल्यू निकालनी है। तो P1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अनुपात, P1 की जो वैल्यू है उसे छुपा दो, तो कितना बचा, 13 इंटू 14, ठीक है। P2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो P2 की वैल्यू है उसे छुपा के बाकी दोनों वैल्यू का इंटू करो, 12 इंटू 14, 12 इंटू 14। P3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, P3 की वैल्यू छुपा के बाकी जो दोनों बची वैल्यू है उनका इंटू करो, यानी 12 इंटू 13, ठीक है। इसे 2 से काटो, 7, 2 से काटो 7, 2 से काटो 6, तो कितना आया, P1 कितना आया, P1 आया 7 3 21 टू 91, ठीक है। P2 कितना आया, 14 84, और P3 कितना आया, 18 98, ठीक है। ये इनका अनुपात आ गया, P1, P2, P3 का अनुपात आ गया, ठीक है। अब हमें टोटल राशि कितनी दे रखी थी, टोटल राशि दे रखी थी 75,900 रुपये। तो 75,900 रुपये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है इन सब की, P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू है। कैसे निकलेगी, 8 4 12 और 1 13, 10 और 9 कितना होता है, 19, 19 और 8 कितना होगा, 19 और 8 होगा 27। उन्नीस और 8 27 होता है, 1 मिनट, वही 1 मिनट, ये यहाँ पे गलत हो गया इस पॉइंट पे। 6 का इंटू अगर 13 से होगा तो 6 तिया 18 और 1 78 बचा, क्या बचा, 78, ठीक है। तो अब इनको करो इक्वल, मतलब इनका करो एडिशन, 8 4 12 और 1 13, कैरी लगा 8, यहाँ कैरी लगा 1, 8 और 8 कितना होता है, 8 और 8 16 होता है, 16 और 9 कितना होगा, 25, ठीक है। 253, तो 75,900 किस यूनिट की वैल्यू है, ये है 253 की वैल्यू, ठीक है। कितनी वैल्यू है, 75,900, और हमें निकालनी कितनी है, हमें निकालनी है कि ए ने कितना लोन लिया, यानी जो ए की वैल्यू है हमें वो निकालनी है। ए किसके बराबर है, ए है 91 के बराबर, तो इनटू में क्या करेंगे, इनटू में ए करेंगे, तभी तो P1 की वैल्यू निकलेगी। 253 से इसे काटो, कितनी बार कटा, 300 बार, ठीक है। तो P1 कितना आया,
300 इंटू 91 कितना 27,300। तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन सी 27,300। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। ठीक है। इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, यहाँ पे बिकम्स लगा लो। ठीक है। यानी एक कोई राशि है, धनराशि है, वो 16 साल में अपने का 3 टाइम्स हो जाती है। कितनी? 3 गुनी हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि वो कितने सालों में 5 टाइम्स होगी, 5 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राशि x है, वो कितने सालों में? 16 सालों में 3x हो जाती है। ठीक है। यानी वो x से 3x हुई, तो इस पे ब्याज कितना मिला होगा? इस पे 2x का ब्याज मिला होगा। ठीक है। तो जो ये 2x का ब्याज मिला, ये कितने सालों में मिला? ये मिला 16 सालों में। ठीक है। तो लिखो 2x का ब्याज मिला 16 सालों में। ठीक है। 1x का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 16/2 यानी 8 सालों में। ठीक है। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 5 गुना। हमें 5 गुना ही तो चाहिए, तो 5 गुना चाहिए। यानी अगर x अपने का 5 गुना होगा, x कितना होगा? 5 गुना होगा। ठीक है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली कि अगर उस पर 1 ब्याज मिलता है, अगर उसे 1x ब्याज मिलता है तो कितने साल में मिलेगा? 8 सालों में मिलेगा। चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि वो कितने सालों में x का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो हमें ईयर्स निकालने हैं, हमें साल निकालने हैं। तो x से 5x होने में उसे कितने का ब्याज मिलेगा? ठीक है। तो x से कितना होना है? 5x होना है। तो जब x से 5x होगा तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा? इस पर ब्याज कितना होना चाहिए? 4x होना चाहिए। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें 4x की वैल्यू निकालनी है। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई? 8 इंटू 4 कितना? 32 साल। तो किसी भी प्रिंसिपल को अगर वो x है, उसे x से 5x होने के लिए 4x का लगेगा ब्याज, और वो ब्याज कितने सालों में होगा? यानी x 5x कितने सालों में हो पाएगी? वो 32 सालों में हो पाएगी। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 32 साल। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 24 टाइम्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में वह अपने का 64 टाइम्स होगी? ठीक है। 64 गुनी हो जाएगी। ठीक है। तो कैसे करेंगे? सेम, अगर कोई धनराशि x है, x से कितनी होती है? 8x होती है। कितने सालों में होती है? 3 सालों में होती है। तो उस पर ब्याज कितने का लग रहा होगा? उस पर ब्याज लग रहा होगा 7x का। यानी उसे 7x का ब्याज मिलता है 3 सालों में। तो x का ब्याज कितने में मिलेगा? 3/7 सालों में। यही तो हो गया। ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का? दूसरा पार्ट ये है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 64 टाइम्स। यानी कितने सालों में वो अपने का 64 टाइम्स हो जाएगी। तो उसे ब्याज कितने का मिला? ब्याज मिला 63x का। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है 63x की। यानी जो x का ब्याज कितने सालों में मिल रहा है? 3/7 सालों में। तो 63x का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 3/7 इंटू 63 यानी 27 सालों में। तो कोई भी धनराशि जो x है वो 64x 27 सालों में हो जाएगी। ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 27 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, 30 पे आते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम 3.25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में एक निश्चित राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज के समान दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 3.25 3.25 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी देखो पहले धनराशि कितनी थी? 1 से कितनी हो गई? 4। कितने सालों में हो गई? 12 सालों में, 12 वर्षों में। ठीक है, ब्याज कितने का मिला? ब्याज मिला 3 का। तो देखो 3 का ब्याज मिला कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। तो 1 का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? 12/3 यानी 4 वर्षों में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि जो एक धनराशि है वो कितने वर्षों में, वो कितने वर्षों में अपने का 3.25 यानी 3.25 हो जाएगी। तो 1 से 3.25 होने के लिए उसे कितने का ब्याज चाहिए? उसे ब्याज चाहिए 2.25 का, तभी तो होगी 3.25। तो 1 का ब्याज मिलता है 4 सालों में, तो 2.25 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 4 × 2.25 यानी 9 सालों में। ठीक है, कितने सालों में मिलेगा? 9 सालों में। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? आंसर बी, 9 ईयर्स। समझ में आ गया सब लोगों को? क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इफ अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 8 ईयर्स, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर पता करें। इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना है। ठीक है, अब देखो कोई एक धनराशि है, जैसे अगर 1 है धनराशि, वो 8 सालों में, कितने सालों में? 8 सालों में कितनी हो जाती है? अपने का दोगुनी यानी 2 हो जाती है। तो इसे ब्याज कितने का मिला? इसे ब्याज मिला 1 का। ठीक है, अब हमारे पास सब है, हमारे पास टाइम भी है कितना? 8 साल। हमारे पास प्रिंसिपल है कितना? 1, यही तो मूलधन है। और हमारे पास ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1। अभी फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल 1 है, रेट हमें निकालना है और टाइम 8 साल अपॉन 100। तो R कितना आ गया? R आ गया 100/8 यानी 50/4। और काट लो 25/2, ये आ गया ना 25/2, तो इसे काट के आएगा 12.5%। ठीक है, तो कितने को उसका वार्षिक जो ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितनी है? 12.5। यानी कोई भी धनराशि जो 1 है वो 2 कितने सालों में होती है? 8 सालों में। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा 12.5, 12.5%। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इन 8 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में कितनी हो जाती है? तिगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या रही होगी? ठीक है, दोबारा से सेम टाइप पे क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे होगा। यदि कोई धनराशि है 1, वो 8 वर्षों में यानी 8 सालों में कितनी हो जाती है? स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ठीक है,
तो इस पर ब्याज कितना रहा होगा? इस पर ब्याज रहा होगा 2 का। ठीक है, अब हमारे पास सब हो गया। एक क्या है? एक हमारे पास प्रिंसिपल मूलधन। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 2। और टाइम कितना निकल के आया? 3। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है? 2। प्रिंसिपल कितना है? 1। आर की वैल्यू हमें निकालनी है। 8 कितना है? टाइम कितना है? 8 साल अपॉन कितना है? 100। ठीक है, इससे इसे काटो, 4 से 100 काटोगे 25, यानी आर कितना आया? 25%। यानी कोई भी राशि जो एक है वो 8 वर्षों में होगी और उस पर ब्याज, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा 25% का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 25%।